नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लास के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो रेगुलर क्लासेज आपको यहाँ पर रात्रि 9 बजे अवेलेबल है। इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल क्लासेज भी अवेलेबल होती है, उसके लिए आप 10VV रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं? रेगुलर लाइव क्लासेज है, उनमें अपने डाउट्स एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होती है और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस व फ्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनके साथ में आप आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 3 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में 4 महीने फ्री। मतलब कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 15 महीने की है और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 28 महीने की रहेगी। अनअकैडमी किस प्रकार से जो है स्टूडेंट को हेल्प किया उनके शब्द आप खुद ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बैच कोर्सेज, न्यू बैच कोर्सेज है, इनको ज्वाइन कर दें। टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये जितने भी हमारे राजस्थान के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर 1 साल की जो फ़ी है, मतलब कि 15 महीने की जो फ़ी है वो मात्र 7,000 रुपये है और 24 महीने की फ़ी 8,400 रुपये। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ये कोर्स 7,000 रुपये की जगह 10% डिस्काउंट में 6,300 और ये 7,560 रुपये में 28 महीने की वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप आसान किस्तों में 10VV रेफरल कोड के साथ में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है राजस्थान की जिसे हम रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं? वाकल, खारी, बाणगंगा और कोठारी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। रुंडित सरिता के नाम से किसे जाना जाता है? रुंडित सरिता के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल बाणगंगा को जाना जाता है। सी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर बाणगंगा सही आंसर है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाती है। तो इनमें से वह कौन सी नदी है? माही, काली सिंध, चंबल और लूणी। तो वह कौन सी नदी है? तो माही नदी जो है यहाँ पर है वह नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है और वापस जो है पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग? तो इजरायल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह और आंतरिक अफवाह।
इजरायल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अफवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों में सही अवरोही क्रम, तो इनमें से अफवाह की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा गया है, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा हमारा यहाँ पर। तो अफवाह की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बनास, लूनी, चंबल और माही राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से आप लोगों से पूछा गया था, तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर होगा, ना कि ए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। माही झाखम, लूनी सूखड़ी, बनास मेज और चंबल पार्वती। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बनास और मेज जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कि मेज बनास की सहायक नदी नहीं है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, तो इनमें से वह कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? मेंथा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। तो यहाँ पर कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? तो कांतली है। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से वह कौन सी है? माही, बनास, साबरमती और काली सिंध। तो अनास, एराम व सोम जो है यहाँ पर माही की सहायक नदियां है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। कोसी व काली सिंध जिस प्रवाह से जुड़ी है, तो कोसी नदी व काली सिंध नदी जो है इनमें से कौन से प्रवाह से जुड़ी हुई है? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह से जुड़ी है, इनमें से वह कौन सा प्रवाह है? उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंगा नदी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर आपको मिलता है? माही, गंभीरी, बेड़च और मथाई। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से नदी के तट पर है, ये आप लोगों को बताना है।
तो रणकपुर का जैन मंदिर हमारी मथाई नदी के तट पर है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं, आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। इस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाए गए हैं? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है? बनास, चंबल, काली सिंध और लूनी। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर कौन सी नदी पर किया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर बिल्कुल चंबल जो आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही मतलब जो है यहाँ पर कौन सा युग्म सही है? कांठल की गंगा और नदियों के लिए, कामधेनु के लिए। बनास व काली सिंध, लूनी व परबन, जोजरी व बाणगंगा, माही और चंबल। कांठल का गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर डी जो है हमारा यहाँ पर माही और चंबल जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर चंबल नदी नहीं है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ जो है हमारे यहाँ पर, वहां से चंबल नदी नहीं गुजरती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? इनमें से वह कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? घग्गर, कंकाती, हारी और इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो कोई भी नदी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, सॉरी, मानस वाकल नदी का जो है उद्गम स्थल आप लोगों से पूछा गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मानस वाकल नदी के उद्गम की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सी आंसर होगा हमारा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट यहाँ पर कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम और चंबल। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है?
बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो माही नदी प्रवेश करती है। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर, झालावाड़, मध्यमिका, झालरापाटन और बूंदी। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं आप, झालरापाटन। जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में जो है किस ओर से मिलती है? तो मतलब कि जवाई नदी जो है यहाँ पर लूनी की जो सहायक नदी है, लूनी में किस ओर से मिलती है? दाई ओर से, बाई ओर से, उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से। जवाई नदी जो है लूनी नदी में किस दिशा से मिलती है? जवाई नदी लूनी नदी में जो है लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, बाई ओर से मिलती है। वाकल, चेई, हथमती, मेसवा, बेतरक एवं माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? तो ये नदियाँ जो है यहाँ पर इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और मानसी। वाकल, सही, हथमती, मेसवा व बेतरक। उसकी अगला आंसर की अगर हम बात करें तो बी, बिल्कुल ये साबरमती की हमारी सहायक नदियाँ है, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कोटा बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, वह कौन सी नदी है जो कोटा और बारा की सीमा बनाकर बहती है? आहू, काली सिंध, परमन और पार्वती। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो काली सिंध नदी जो है कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहती है। चंबल नदी की सहायक नदियां निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, पर इनमें से कौन सी सबसे पहले चंबल में मिलती है? छोटी काली सिंध, परवन, पार्वती और सीन। चंबल नदी की सहायक नदी निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलती है? तो इनमें से सबसे पहले चंबल नदी में मिलने वाली नदी जो है यहाँ पर छोटी काली सिंध है, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो गोगुंदा के पठार से होकर बहती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और कोठारी नदी। तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न करेंगे हमारे। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? तो गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है यहाँ पर बनास नदी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इनमें से वे कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नैरोबी, अदिस अबाबा,
खार्तूम और किन्शासा। तो इनमें से नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल खार्तूम शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और खार्तूम जो है यहाँ पर सूडान की राजधानी है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासन संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। राजस्थान के किस प्रशासन संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उदयपुर हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। लूणी नदी का उद्गम होता है तो लूणी नदी राजस्थान में किस जगह से उद्गमित होती है? अजमेर के नाग पहाड़ से, जयपुर की सेवर पहाड़ी से, कालका के समीप शिवालिक पहाड़ी से और उदयपुर के अरावली पहाड़ी से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आप लोगों को बताना है। तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? मोरेन, सेई, डाकी, डाई और सागी। और जितने भी आप यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। रेगिस्तानी भाग में जो है यहाँ पर तो यहाँ पर सागी होगा, न कि डाई। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी के परिणाम स्वरूप होता है? मिट्टी का सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जो है यहाँ पर इनमें से कौन सी नदी के द्वारा होता है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी और माही नदी। तो राज्य में सर्वाधिक मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बी जिन्होंने भी आंसर दिया है चंबल नदी के द्वारा होता है, सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? इनमें से वे कौन सा सन है जब राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है? 2005, 2011, 1980 और 2008। माउंट आबू को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? तो माउंट आबू को यहाँ पर घोषित किया जाता है 2008 में, न कि 2011। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? कौन सा सन है जब तेंदुपत्ते का जो है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया? 1967, 1964,
74, 1988 और सन 2000। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कौन से सन में किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो तेंदुपत्ते के राष्ट्रीयकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी बिल्कुल यहाँ पर 1974 जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है? यहाँ पर जिलों का वो कौन सा युग्म है जहाँ पर सर्वाधिक होता है? डूंगरपुर व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़, सिरोही व उदयपुर। सागवान जो है मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होता है? सागवान की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप, डूंगरपुर व उदयपुर, ए इज द राइट आंसर। हृदय रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? हृदय रोग के लिए इनमें से आपको बताना है काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्पी। हृदय रोग के लिए कौन सी वनस्पति जो है उपयुक्त है, ये आप लोगों को बताना है। काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्पी। तो बिल्कुल अर्जुन यहाँ पे लोग जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, वो सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से वे कौन सा कथन है जो सत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन राज्य के 58.19% क्षेत्रफल पर, मिश्रित पतझड़ वाले वन वन क्षेत्र में जो है यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर, और डी जो है उपयुक्त सभी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सही की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उपयुक्त सभी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? इनमें से भी राजस्थान का भी कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र हमको मिलता है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये चूरू जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से वह कौन सा सन है, मतलब कौन सी तिथि है जब विश्व जैव विविधता दिवस का जो है यहाँ पर मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 15 फरवरी और 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिल्कुल 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन से स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में आपको चुनना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं, वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं, और वन वायु के वायु को प्रदूषण रहित व स्वच्छ रखते हैं। वन मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। हाँ, 4 नंबर जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन, तो पहली वन नीति का अनुमोदन जो है इनमें से कौन सा कब किया जाता है?
राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी? 8, 10, 12 और 14। तो वन मंडलों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल कि आप जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 12 होगा। 12 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा वन मंडलों की संख्या। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो इनमें से किस प्रकार के वनों में हमको बबूल के वृक्ष मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। तो बबूल के वनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बबूल के वृक्ष जो है मरुस्थलीय वन है। आप लोगों को पता है कटीले वन मिलते हैं जो हमारे राजस्थान में मिलते हैं हमको। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सुगंधित घास जिसे पशु नहीं खाते? तो राजस्थान की वह कौन सी सुगंधित घास है जिसे पशु नहीं खाते हैं? मोतियों, टुकड़ी, उपरोक्त दोनों और सेवन। सुगंधित घास जो है यहाँ पर दोनों है उपरोक्त। खस व पामरोजा निम्नलिखित में से किस जगह पर मिलता है? तो इनमें से वे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर खस व पामरोजा हमको मिलता है? तो खस व पामरोजा हमको मिलता है भरतपुर में। ई हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। रोहिड़ा नामक वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रोहिड़ा हमको बहुतायत में मिलता है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में हमको रोहिड़ा जो है बहुतायत में मिलता है। इस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है। तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिसका उदय स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? रूपारेल, चंबल, गंभीरी और माही। इस नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ी है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर रूपारेल बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रूपारेल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? इनमें से वे कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? साबरमती, ताबी, बनास और माही। ये प्रश्न ही हमारा जो है इसको नहीं लेते हम। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग कौन सा था? चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य भूभाग कौन सा था यहाँ पर? जो जालोर व बाड़मेर के आसपास का भूभाग,
सिरोही आबू का आसपास का भूभाग, उदयपुर, राजसमंद व भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र और डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। प्राचीन काल में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र होगा। अलवर को किस अन्य उपनाम से जानते हैं? तो अलवर को किस अन्य उपनाम से जानते हैं? तो राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से हम जानते हैं अलवर को। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? रणकपुर हजारों खंभों का शहर, उदयपुर पूर्व का वेनिस, डी जलमहलों की नगरी, जोधपुर स्वर्ण नगरी। तो यहाँ पर स्वर्ण नगरी जो है जोधपुर नहीं जैसलमेर है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर को जो है सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी आपको बताना है। बांसवाड़ा सौ द्वीपों का शहर, अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़ जो है राजस्थान का जिब्राल्टर। बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? इनमें से वे कौन से क्षेत्र है जहां पर चौहानों का शासन रहा है? अजमेर रणथंभौर, कोटा बूंदी, सिरोही जालोर व सिवाना और उपरोक्त सभी। तो चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? चौहानों के द्वारा शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी जगह शासन करते हैं। यहाँ पर जितने भी दे रखे 1 2 3, तो बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सभी जगह शासन करते हैं। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? तो इनमें से वे कौन है जिनका धौलपुर रियासत पर शासन था? कछवाहा वंश, जाट वंश, यादव वंश और भाटी वंश। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? धौलपुर रियासत पर अगर शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, जाट वंश का शासन था।
सिसोदिया वंश का शासन निम्नलिखित में से किस रियासत पर? इनमें से वे कौन सी रियासत है जिस पर सिसोदिया वंश का शासन था? प्रतापगढ़, अलवर, झालावाड़ और किशनगढ़। तो सिसोदिया वंश का शासन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतापगढ़ पे था। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम इनमें से क्या है? बीकानेर, जयपुर, नागौर और तारागढ़। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है नागौर। इस स्थल को राजस्थान के हरिद्वार कहा जाता है। तो इनमें से वे कौन सा स्थल है जिसे हम राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जानते हैं? बेणेश्वर, सीता माता, रतकुंडिया और नाथ द्वारा। राजस्थान का हरिद्वार, जिसे हम मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का हरिद्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल रतकुंडिया जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख इनमें से कौन रहे? महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराज भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह और महाराजा सवाई मान सिंह। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख इनमें से कौन रहे? तो राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह रहे। राजस्थान का पहला राज्यपाल, तो इनमें से वे कौन थे जो राजस्थान के पहले राज्यपाल रहे? सरदारा सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह और श्री दरबार सिंह। राजस्थान का पहला राज्यपाल इनमें से किसे बनाया गया? राजस्थान के पहले राज्यपाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बी बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। 2 नंबर आंसर जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक? कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुल्तान। कौन सा पाकिस्तानी शहर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? भारत पाकिस्तान सीमा के अत्यधिक नजदीक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल आप सभी जो है यहाँ पर लाहौर आंसर जो दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये बताना है इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक है। पहले तो भारत की बात हो गई, अब राजस्थान से जो है, राजस्थान और पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं
1070 किलोमीटर की। उनमें से जो है सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और जैकोबाबाद। तो इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका होगा जैकोबाबाद। राजस्थान के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से? वह कितने जिले हैं हमारे राजस्थान में? 5, 6, 7 व 8। और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर क्लास की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लास अवेलेबल होती है रात्रि 9 बजे राजस्थान 360 चैनल पर। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अन्य राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो वो है हमारा 4 नंबर, बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। 8 जिले ऐसे हैं जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब ना पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? इनमें से कितने किलोमीटर का विस्तार जो है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर है? 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 849 किलोमीटर और 879 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा तक का जो विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर का है? राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा की विस्तार की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप, 869 किलोमीटर, ए हमारा सही होगा। और उत्तर से दक्षिण की ओर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 826, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ और ये ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा? तो इनमें से वे कौन सा बंदरगाह है जो राजस्थान में सर्वाधिक निकट है? तूतीकोरन, कांडला, पारादीप और कोचीन। तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कांडला बंदरगाह है। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पर गुजरात में। राजस्थानी के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, कैथी सागर और न्यू फाउंडलैंड। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राक ऐतिहासिक काल में जो है यहाँ पर किस भाग के अवशेष हैं? तो कैथी सागर के अवशेष, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो वाटर सफारी से संबंधित है? लूणी, चंबल, माही और बनास। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी जो है इनमें से कौन सी है? वाटर सफारी से संबंधित नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये चंबल नदी है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है?
तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? बाणगंगा, माही, चंबल और लूनी। तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो अरब सागर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल माही नदी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर होगा। लूनी जो आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में नहीं मिलती। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? बनास, लूनी, जाखम और माही। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बिल्कुल यहाँ पर बनास नदी का होगा। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल, इनमें से वे कौन सा स्थान है जो बनास नदी का उद्गम स्थल है? बेलाट की पहाड़ियाँ, कमनौर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और कुंभलगढ़ की पहाड़ी। बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है आप लोगों को। बनास नदी के उद्गम स्थल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिल्कुल बी आप जो आंसर दे रहे हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ सही आंसर होगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले कौन से जिले में होता है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले चंबल नदी प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा। तो राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश इनमें से सबसे पहले किस जिले से होता है? सबसे पहले प्रवेश की अगर मैं बात करूँ तो वो चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात, तो इनमें से वे कौन सा जलप्रपात है जो हमारे राजस्थान में स्थित है? जोग, मैनाल, धुआंधार और शिव समुद्र। राजस्थान में स्थित जलप्रपात के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। जोग जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पर मैनाल जलप्रपात जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बाकली बांध जालोर किस नदी पर बनाया गया है? तो बाकली बांध जालोर जो है इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है? जवाई, खारी, टुकड़ी और बाड़ी। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। तो बाकली बांध जालोर जो में जो है स्थित है, ये आप लोगों को बताना है कौन सी नदी पर है? खारी नदी पर, जवाई नदी पर, पांडी नदी पर और सुकड़ी नदी पर। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सुकड़ी नदी पर, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा शहर है जहाँ पर किशोर सागर तालाब है? कोटा, उदयपुर, दीव और भीलवाड़ा। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किशोर सागर तालाब यहाँ पर कौन से शहर में स्थित है?
किशोर सागर तालाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल कोटा जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कोटा में स्थित है। बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से वे कौन सा युग्म है जो असंगत है? पार्वती बांध धौलपुर, कानोता बांध दौसा, उमेश सागर बांध जोधपुर और पांचना बांध करौली। बांध व संबंधित जिले का जो युग्म है यहाँ पर कौन सा असंगत है, ये आप लोगों को बताना है। तो असंगत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो असंगत बांध जो है हमारा यहाँ पर कानोता बांध दौसा नहीं होकर कानोता बांध जयपुर में। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से वे कौन सा जोड़ा है जो गलत है? चिल्का झील उड़ीसा, पचपदरा बालोतरा, लूणकरणसर कुचामन और सांबर झील जयपुर। पचपदरा को जो है इस प्रकार से भी लिखा जाता है। बालोतरा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत है, गलत के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो गलत जोड़े की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल लूणकरणसर कुचामन में नहीं, बीकानेर में है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व में विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़े ताजे पानी की कृत्रिम झील कौन सी? मतलब किस जगह पर है, पहले तो सबसे पहले तो आपसे ये बताना है किस जगह पर है। उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में और जोधपुर में। किस जगह पर है आप ये भी बता दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। तो ये उदयपुर में है। अजीत सागर झील, तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर अजीत सागर झील स्थित है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अजीत सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो अजीत सागर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल झुंझुनू जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। गैप सागर झील किस जिले में? तो वे कौन सा जिला है जहाँ पर गैप सागर झील है? टोंक, अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गैप सागर झील जो है किस जगह में, किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल डूंगरपुर जो आंसर दे रहे हैं, सभी सही आंसर दे रहे हैं। जैसलमेर में स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जैसलमेर में स्थित यहाँ पर गजरूप सागर झील है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? केसरी सिंह, रणजीत सिंह, गद सिंह और रानी रूप कंवर। गजरूप सागर झील का निर्माण जो जैसलमेर में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो गजरूप सागर झील का निर्माण बिल्कुल यहाँ पर ए सही आंसर है, केसरी सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। कनक सागर नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इनमें से वे कौन सी झील है जो कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध है? मानसरोवर झील, कोलायत झील, दुगारी झील और फॉय सागर झील। कनक सागर नाम से प्रसिद्ध झील जो है इनमें से कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो दुगारी झील है, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जयसमंद झील के सबसे 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा, टीलू,
देवरू और प्यारी। तो जयसमंद झील जो है वहां पर 7 टापू है, और 7 टापुओं में सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? बाबा का भागड़ा, बिलू, हिब्रू और प्यारी। सबसे छोटे टापू का नाम जो है यहाँ पर प्यारी है, और सबसे बड़े टापू का नाम जो है यहाँ पर बाबा का भागड़ा। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर जिगजैग बांध है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर। जिगजैग बांध जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जिगजैग बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बूंदी में स्थित है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बूंदी। सुमेलित करना है आपको। बांध और उनकी संबंधित जिला जो है कौन सा है? सोम, अम्बा, कमला अम्बा, अजान, हरिश्चंद्र सागर और जसवंत सागर। बिल्कुल यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सी जिन्होंने भी आंसर दिया है सही है। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? तो ये हमारा प्रश्न हो गया था अभी, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, देखते हैं कितने सही आंसर दे पाते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? रूपारेल, चंबल, गंभीरी और माही। तो उद्गम स्थल यहाँ पर किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी है? तो रूपारेल नदी। ये भी हमने कर लिया था। नेहरू गार्डन किस झील में? फतेह सागर, बालसमंद, पिछोला और नक्की। नेहरू गार्डन इनमें से कौन सी झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फतेह सागर झील में स्थित है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। छापरवाड़ा झील का संबंध जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध किस जिले से? ताल छापर झील जो है इनमें से कौन से जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बतानी है। जब छापरवाड़ा झील का संबंध जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध इनमें से किससे? चूरू से, झुंझुनू से, टोंक से और पाली से। छापरवाड़ा झील का संबंध हमारे यहाँ पर जयपुर से है, तो ताल छापर चूरू से है। राजस्थान की किस झील का तला समुद्र तल से नीचा है? तो इनमें से वह कौन सी झील है जिसका तला समुद्र तल से नीचा है? आना सागर, फतेह सागर, जयसमंद और सांभर। राजस्थान की किस झील का तला समुद्र तल से नीचा है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान की सांभर झील का तला जो है यहाँ पर इसके नीचे है समुद्र तल से। जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है, वह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है, वह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? दाई ओर से,
बाई ओर से, उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। लेक्चर पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, तो अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए। राजस्थान के सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जवाई नदी जो है यहाँ पर लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और ये कहाँ से मिलती है, तो ये बाई ओर से मिलती है। बिल्कुल डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। चंबल नदी की सहायक नदियों में से कौन सी चंबल में सर्वप्रथम मिलती है? चंबल में सर्व सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? छोटी काली सिंध, परवन, पार्वती और सीन। ये सारी की सारी जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर छोटी काली सिंध जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी, तो वह कौन सी नदी है जो गोगुंदा के पठार से बहती है? चंबल, बनास, माही और कोठारी। गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बनास नदी है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का हिस्सा बने 1G0BB रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेज भी आप जो है इस रेफरल कोड का उपयोग करके आप देख सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए अधिक। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।